तो यही कारण है कि आज इंडियन मार्केट इतना पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, जबकि हमें सर बिटकॉइन के और इथेरियम के जो अभी ईटीएफ आ रहे हैं वो इन्वेस्ट। स्टार्ट करते हैं। कल बेसिकली अगर हम सब जानते हैं कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, और आज मार्केट अराउंड 700 पॉइंट गैप अप ओपन ही हुआ और फिर वहीं पे सस्टेन किया मार्केट ने। ठीक है। क्या इफेक्ट है, क्या रीज़न है मार्केट ने आज ऐसा एकदम वन पर मूव दिया, राइट? तो पहली चीज़ जो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है वो आती है कि आपकी अगर इकोनॉमी को सस्टेन करना है तो उसके लिए चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट। और जब भी मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, ठीक है, जो 5 साल तक अपने डिपेंड पे रहने वाली है। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि इंडिया में पहले गठबंधन की सरकारें आती थी, ठीक है, कि 2 या 3 पार्टी जोड़ तोड़ के एक सरकार बनाते हैं, और वो सरकार उन गठबंधन की सरकार के कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो जो गठबंधन होता है उसमें कहीं ना कहीं कंडीशंस होती हैं, और एक इंडिविजुअल पार्टी को जिस हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं वो नहीं ले पाती। ठीक है। तो जब भी कोई स्ट्रांग पार्टी किसी नेशन में आती है और जब भी कोई स्ट्रांग पार्टी जीतती है अपने दम पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट करता है अच्छी पॉलिसीज वहाँ से, क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है गठबंधन का या दूसरा कोई। ठीक है। तो यही कारण है कि आज इंडियन मार्केट इतना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है जब भी हमें एग्जिट पोल के जो नंबर्स आए बीजेपी के सपोर्ट में, जिसके कारण इंडियन मार्केट इतना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि आप जब देखेंगे कि जब 2004 में बी एस कांग्रेस की सरकार आई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा कि आपके रेल मंत्री लालू यादव और जो ममता बनर्जी, उनको भी अच्छी खासी पोर्टफोलियो दिए गए थे। तो आप जब भी गठबंधन से कोई भी सरकार बनती है, तो वो जो पर्टिकुलर इंसान जो आपके साथ जुड़ रहा है या पार्टी आपके साथ जुड़ रही है, वो कोई ना कोई एक कंडीशन के साथ आती है कि मुझे ये पोर्टफोलियो चाहिए होगा 4 to 5 ईयर्स, और डेफिनेटली उसमें कोई लॉजिक नहीं है, राइट? कोई भी पार्टी कोई पोर्टफोलियो क्यों मांगती है कि उसमें उनका कुछ ना कुछ रीजन होगा कि उनको उसमें से कमाने मिलेगा, 5 साल में करप्शन करने मिलेगा। ठीक है। तो ये तो पार्टियां डिस्कस करती हैं कि मुझे फाइनेंस चाहिए, मुझे रेल चाहिए, या मुझे कोई एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो चाहिए। ठीक है। यही कारण मार्केट आज इतना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है नंबर से। दूसरा कारण ये भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में आने के बाद जो भी डिसीजंस लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, आप बुलेट ट्रेन ले लीजिए, भारतमाला का प्रोजेक्ट ले लीजिए, आप जो दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उनको ले लीजिए, तो वो जो प्रोजेक्ट हैं उनकी जो कंप्लीशन है वो कहीं ना कहीं इस टर्म में आने वाले हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जैसे ही मार्केट को पता चला कि सेम गवर्नमेंट ही आने वाली है उनको, और जो कंपनीज के प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, जिन कंपनीज की बिलिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ हो रही है, उनको कोई दूसरा इश्यू आने वाला नहीं है। ठीक है। इसलिए मार्केट उसके बाद पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, राइट? अभी इस स्टेज पे रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? पहली चीज, कि आप अगर इस रेट पे मार्केट में एंटर हो रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप का जो एंट्री लेवल है, राइट, आप कहीं ना कहीं आप जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं या एफ हैं, उनको प्रॉफिट दे के आप एंटर होगे। ठीक है। क्योंकि अगर आप पिछले 2 या 3 महीने के सिनेरियो देखोगे तो एफ सेल कर रहे हैं, जो डी हैं वो बाइंग कर रहे हैं, हमारे म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, एफ सेलिंग कर रहे हैं। और अगर आप इस रेट पे अगर एंटर होते हो, राइट, तो कहीं ना कहीं आप डी की जो एंट्री है उनको प्रॉफिट दोगे, और डी आपको वो चीज़ दे के निकल जाएंगे इस रेट पे। ठीक है। कल मार्केट में मेरे हिसाब से अगर मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है 300 के ऊपर, अगर बीजेपी और 350 और प्लस अगर एनडीए रहता है तो ठीक है, तो एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आएगा। मार्केट में जो चेंज आना था आज आ गया। ठीक है। अब कल के दिन में क्या होगा कि अगर ओवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया, मतलब कि बीजेपी जैसे कर रही है कि 400 के इस बार 400 पार होने वाला है। ठीक है। अगर 400 के ऊपर उनका रिजल्ट आता है और साउथ के अंदर अगर उनका एंट्री हो जाता है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में, ठीक है, जैसे तमिलनाडु के अंदर हमने देखा कि 10 सीट बीजेपी की आ रही हैं एज पर एग्जिट पोल। ठीक है। अगर साउथ के अंदर कोई नॉर्थ की पार्टी या हिंदी बेल्ट की पार्टी का एंट्री होता है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। और ये बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है,
राइट। तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी कल के दिन में। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप या तो इंट्राडे करिए, ठीक है, एक लेवल पे 2 या 3% का प्रॉफिट लेके निकल जाइए। इस लेवल पे बाइंग करके होल्ड करना रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आगे प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है, ठीक है। अभी जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है, म्यूचुअल फंड ने पोजीशन बनाई है, वो ऑफलोड करेंगे बुकिंग करके, ठीक है, और फिर जो करेक्शन आएगा वो वापस एंटर करेंगे मार्केट में, ठीक है। सो मार्केट अगर 600-700 पॉइंट बढ़ा है तो ये है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल, और यहाँ से हमें करेक्शन देखना है, और उस करेक्शन के अंदर वापस आपको एक अच्छा लेवल मिलता है तो आपको एंटर हो जाना है, ठीक है। सो दिस इज मेरा रिव्यू मार्केट के लिए, कल आपको क्या करना है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट ने आज क्या किया और कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। मिलन, सो जो हमारे ट्रेडर है मिलन, ठीक है, जो इंडियन मार्केट को क्लोजली ट्रेड करते हैं, मोस्टली उनका ट्रेडिंग ऑप्शंस में होता है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि उनका क्या ओवरव्यू है फॉर इंडियन मार्केट, स्पेसिफिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में, ठीक है। मिलन। हेलो सर। आज निफ्टी में मार्केट में ओपन होते ही सीधा गैप अप खुला था ऑल टाइम हाई पे, फिर वहीं से करेक्शन आया था और मतलब पिछला सपोर्ट तक करेक्शन लेके फिर वहां से सपोर्ट लेके वापस वहां पे ऑल टाइम हाई पे आज क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। ओके। हाँ, आज मतलब 23,335 का हाई दिया है निफ्टी ने, ओके। और लो 22,070 के आसपास दिया है। 23,070 के आसपास आज का लो था। ओके, जो ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल था। हाँ, जो ऑलरेडी आगे का सपोर्ट लेवल था वहीं से उसने आज मतलब सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है। ठीक है। डेली चार्ट पैटर्न में अपने देखेंगे तो देखने मिल जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी आज सेम निफ्टी की तरह ही किया है। उसने ऑल टाइम हाई पे उसने सुबह मार्केट ओपन हुआ था, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन भी आया था, लेकिन फिर उसने सपोर्ट लेके ऑल टाइम हाई का और फिर वापस ऊपर ही चला गया। बैंकों में काफी ज्यादा तेजियां देखने को मिली है। नाइस। फिन निफ्टी। एसबीआई ने भी आज अच्छा खासा मतलब मूव दिया है, तो बैंक निफ्टी को भी अच्छा खासा 10% सपोर्ट मिल गया है। 10% आज। हाँ, 9 से 10% का था। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, सबका अच्छा खासा था रोल। ठीक है, फिन निफ्टी के बारे में क्या आपके? फिर निफ्टी ने भी मॉर्निंग में ऑल टाइम हाई पे ही मतलब सेम वैसे ही किया था, फिर वहां से उसने भी करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग लेके फिर वापस वो भी अपनी जगह ऊपर ही चला गया। कल भी ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट गैप अप का चांस बन सकता है, जिस तरीके से आज मार्केट ने मूव किया है। ओके, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इट मींस कि मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो प्री मार्केट आवर्स होते हैं उसके अंदर काफी अच्छा पोजीशंस बनाए होंगे, ठीक है। हाँ, और फिर सुबह रिटेल सुबह टाइम काफी में प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया है। उसके बाद उन लोगों ने वापस मतलब बायर से मतलब एक्टिव हुए, उसके बाद वापस मार्केट को काफी अच्छा ऊपर की तरफ मूव किया है। नाइस। ठीक है, कल के लिए क्या आप देखेंगे, कल क्या स्ट्रेटेजी आपकी? कल सर सुबह सुबह तो मतलब गैप अप का चांस है। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट, अभी इलेक्शन का कल है, सीटें का रिजल्ट आने वाला है, उसके हिसाब से मार्केट अप डाउन मूव कर सकता है। अगर 380 के ऊपर सीटें आने के चांस है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर की साइड ही देखने को मिल सकता है, और 400 के ऊपर की तो फिर निफ्टी और नया हाई भी दे सकता है। ठीक है। ओके, ओवर टू भाविश भाई। क्या आपका लगता है आज स्टॉक्स में? सर आज तो निफ्टी में टॉप गेनर में अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, एसबीआई थे, और लूजर्स में आइसर मोटर थे और आईटी सेक्टर था देखा जाए तो। लेकिन कल भी अगर पेमेंट आ सकती है, आज जिस हिसाब से मार्केट गया है ना, कल भी गैप अप खुल सकता है। कल क्या रहेगा? तो अभी फिलहाल आप किसी स्टॉक पे आपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है किसी को आपकी? नहीं सर, फिलहाल तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा ही है। अगर जो भी स्टॉक है, कल भी अगर गैप अप मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ही कर सकते हैं। निफ्टी आईटी में डाउन जाने का कुछ पर्टिकुलर रीजन? सर ये सब आईटी के ये सब एआई का प्रेशर है, यही है सबके, जॉब्स कट हो रहे हैं
और नेस्टेक भी इतना मजबूत नहीं दिखा रहा है जितना डॉ दिखा रहा है, इसके लिए आईटी में प्रेशर आ रहा है। ठीक है, नेस्टेक इतना स्ट्रांग नहीं जितना डाउ जोन्स है, राइट। यस सर। और यूएस भी इलेक्शन के लिए जाने वाला है, तो उसका इफेक्ट रहने वाला है। ठीक है, उसमें सर सुजीत भाई। लगभग पहले पहले गिरता ही है मार्केट, आईटी गिरता हम्म, ही है, लेकिन उसके बाद फिर रिकवर हो जाते हैं यूएस इलेक्शन के बाद। हाँ वो तो है। तो सुजीत भाई, क्या आज गोल्ड और उसका क्या मार्केट है? ठीक है, तो गोल्ड के बारे में हमारे दूसरे ट्रेडर जो काफ़ी सारा पोजीशन उनका रहता है गोल्ड के अंदर, राइट। तो सुजीत भाई आप बताइए कैसा है मार्केट गोल्ड का और क्या गोल्ड का एक्सपेक्टेशन है? गोल्ड का मार्केट 20 में से पूरा डाउन ही चल रहा है। अभी ट्रेड कर रहा है 2330 पे ट्रेड कर रहा है। ओके। ठीक है, और आज 2 से 3 ट्रेड मैंने लिए थे सीपीआर पे। ओके। 20 मई के बाद मोस्ट ऑफ वो गिर ही रहा है ऐसा। ठीक है, क्या कोई ग्लोबल रीजन हो सकते हैं गोल्ड के डाउन जाने के, या फिर आप इसको एज ए करेक्शन देखते हो? मैं एज अ करेक्शन ही देखता हूँ उसको। ओके। स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है गोल्ड, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड का ऊपर जाने का? हाँ सर, स्ट्रॉन्ग लेवल ही है वो। ठीक है, जैसे कि हम देखें अगर गोल्ड गोल्ड ट्रेड कर रहा है, ओके ठीक है, दिस इज डिमांड जोन में ही है अभी तो फिलहाल, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से गोल्ड में एक छोटी सी रैली मिल जाए। ठीक है, राइट। सो दिस इज ओवरव्यू। सो इसके अलावा जो आपकी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क, एक क्वेश्चन आंसर सेशन। सर बिटकॉइन के और इथेरियम के जो अभी ईटीएफ आ रहे हैं वो इन्वेस्ट करने जैसे होते हैं? हाँ ठीक है, बिटकॉइन ईटीएफ और इथेरियम के जो ईटीएफ हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा है बिटकॉइन। रीजन बीइंग कि बिटकॉइन जिस हिसाब से एज ए क्रिप्टो करेंसी बना है ना, वो उसका बेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े जो होल्ड करते हैं, उन्होंने बिटकॉइन में बड़ी बड़ी पोजीशंस बना रखी हैं। तो ईटीएफ के आने से जो लोकल पब्लिक है या जनरल पब्लिक है, उनका जो एक्सपोजर है बिटकॉइन में इथेरियम में बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ ईटीएफ। अगर ईटीएफ आ जाएंगे तो फिर जो जनरल पब्लिक है वो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने लगेगी। ठीक है, राइट। तो कहीं ना कहीं ईटीएफ के आने से बिटकॉइन को भी फायदा मिलने वाला है और इथेरियम को भी फायदा मिलने वाला लॉन्ग टर्म में। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज पे मान लो कि बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन को ये लेवल पे सस्टेन करने का रीजन यही है कि बहुत सारे लोगों ने जो पोजीशन बनाई है, इस लेवल पे भी जो पोजीशन बनाई है, उन्होंने होल्ड कर रखा है बिटकॉइन, इस लेवल पे बेचने के लिए वो लोग रेडी नहीं है। ठीक है, और जब नए लोग इसमें एंटर होंगे, नया जैसे आप रिटेल इन्वेस्टर है जो बिटकॉइन ईटीएफ या इथेरियम को दूर से देखता था पर इन्वेस्ट नहीं करता था, नाउ बिकॉज ऑफ ईटीएफ और एसईसी के परमिशन के बाद वो लोग भी बिटकॉइन या इथेरियम में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। तो जो फ्रेश फंड्स हैं वो आएगा, फंड्स निकलेगा नहीं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट बिटकॉइन या इथेरियम में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और दोनों ही अच्छी स्टेबल करेंसीज हैं, राइट। बिटकॉइन का जो मेजर ड्रॉबैक है कि इन फ्यूचर कभी भी कोई बड़ा डंप आता है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, तो ही मार्केट डाउन जाएगा। अदरवाइज जो बड़े फंड्स हैं उन्होंने अच्छी खासी बिटकॉइन में पोजीशन बना रखी है। ठीक है, और कोई एग्जिट नहीं कर रहा है उसमें, राइट। ठीक है, और अगर इन फ्यूचर कोई बिटकॉइन की अगर आप स्टोरी देखोगे तो इन फ्यूचर अगर कोई बंदा आके अनाउंस करता है कि बिटकॉइन को बनाने वाला मैं हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रॉब्लम आएगा बिटकॉइन में, राइट। बाकी बिटकॉइन में कोई ऐसा मेजर रिस्क नहीं है। ठीक है, एंड इथेरियम तो एक पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही देता है, बहुत सारी अब इथेरियम सोलाना के भी ईटीएफ आई थिंक कुछ टाइम में आ जाएंगे, राइट। सो इथेरियम जो है ना, वो बेसिकली एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि आप अपना टोकन में, बहुत सारे लोगों का टोकन इथेरियम बेस्ड होता है, वॉलेट से लेके, राइट। आप नए टोकन मिल्ट कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के टोकन इथेरियम पे ट्रेड करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग,
जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ईथर में डील करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो वो बेनिफिशियल होगा इथेरियम के लिए, ठीक है। इट्स लाइक कि पूरा इकोसिस्टम उन्होंने बना रखा है, उस इकोसिस्टम के जितने यूजर बढ़ेंगे उतना बेटर फायदा इथेरियम को होने वाला है उसमें, ठीक है, राइट। और कोई क्वेश्चन मिलन भाई? बिटकॉइन में ईटीएफ में तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 to 18% ही रिटर्न मिलेगा ना सर। ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करता है कोई भी बंदा, उसमें रिटर्न तो जितना टोकन में मिलता है उतना तो नहीं मिलेगा। नहीं, बेसिकली ईटीएफ क्या होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स उनको बुलाया जाता है। निफ्टी के भी ईटीएफ हैं, बैंक निफ्टी के भी ईटीएफ हैं, ठीक है। आप ईटीएफ का रेट निकालोगे तो 200-250 रुपए पे ट्रेड करता है। सो बेसिकली इन ईटीएफ एक स्टॉक होता है, अगर आप उसमें ईटीएफ में पोजीशन बनाते हो तो आपने जो फंड दिया ईटीएफ में, वो फंड आपका निफ्टी में इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको एक यूनिट मिलता है। तो बेसिकली ईटीएफ हमेशा फॉलो कर रहा होता है अंडरलाइंग एसेट को, ठीक है। अगर निफ्टी ईटीएफ आपने पोजीशन बनाई है तो निफ्टी ईटीएफ में आपको इक्विवेलेंट फायदा मिलेगा जितना आपको निफ्टी में मिलने वाला, ठीक है। बैंक निफ्टी ईटीएफ में भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आपको बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाने से मिलने वाला, ठीक है। सो अगर आप कोई ईटीएफ में पोजीशंस बनाते हैं गोल्ड के अंदर, अगर आपको सेम फायदा चाहिए, आपको गोल्ड नहीं खरीदना है इंडियन मार्केट में, पर आपको गोल्ड के अंदर सेम रिटर्न चाहिए कि मेरे पास लाख रुपए पड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। अगर मैं कोई गोल्ड शॉप से खरीद के लाता हूँ तो उसमें मेकिंग चार्ज से लेके टैक्स से लेके हर चीज मुझे पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सेम चीज अगर मैं मार्केट में करता हूँ, मेरा 1 लाख रुपए में सीधा प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, पहली बात तो मुझे लिक्विडिटी मिलती है ईटीएफ से कि मैं वो गोल्ड ईटीएफ को कभी भी निकाल पाऊंगा, ठीक है। मैं डिसाइड करूँ 5 मिनट में मेरे को मेरे लाख रुपए फ्री करने हैं तो मैं फ्री कर दूंगा। दूसरा, आपका जो रिटर्न होता है वो सेम रिटर्न मिलने वाला है, जितना आपका गोल्ड में जिस रेशियो से गोल्ड बढ़ेगा उस रेशियो से आपका ईटीएफ भी बढ़ता है। तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड ऑप्शन जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लो मुझे इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं निफ्टी के ईटीएफ में या बैंक निफ्टी के ईटीएफ में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, राइट। तो सिमिलर इफेक्ट आपका बिटकॉइन और इथेरियम में भी आता है कि अगर आप बिटकॉइन ईटीएफ अगर आपने बाय किए हैं तो ऑब्वियसली वो बिटकॉइन की जो प्राइस है उसको ही फॉलो करने वाला है, ठीक है। और सेम आपका इथेरियम ईटीएफ भी सेम चीज फॉलो करने वाला है, ठीक है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो क्रिप्टो करेंसी कहाँ पे यूज हो रही है और लोग उसको क्यों होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। सो अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं है तो देन क्रिप्टो करेंसी का कोई बेस नहीं है। अगर उसका कुछ बेस है तो ऑब्वियसली उसका डिमांड रहेगा, ओके। सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स। और क्रिप्टो ईटीएफ्स के आने के कारण अभी क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाइनेंस भी इंडिया में फाइन भर के अभी सारी उनका ट्रांजेक्शन को लीगल करने वाला है, ठीक है। अभी कुछ एक्सचेंज हैं जैसे वो आपको 1% टीडीएस काट के आपको लीगल ट्रांजेक्शन करने देते हैं क्रिप्टो के अंदर। तो सिमिलरली बाइनेंस भी अब कंप्लायंस को फॉलो करके इंडिया में उस चीज अपनी सर्विस को रिलॉन्च करने वाला है अभी, ठीक है। तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा इंडियन इन्वेस्टर्स को जो क्रिप्टो में डील करते हैं, ठीक है, राइट। सो अच्छा पॉसिबिलिटी है, पर इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि क्रिप्टो के अंदर जो उन्होंने टैक्स वगैरह लगा रखा है तो वो कुछ ज़्यादा ही हाई है, राइट। जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करने से हमें डीमोटिवेट करता है एज ए इन्वेस्टर। तो देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इस 5 साल में क्या नई पॉलिसी लेके आती है, राइट। और उस पॉलिसी को लोग थोड़ा फ्यूचर सेंट्रिक बनाएं, राइट। तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम उसको बेनिफिट मिलने वाला है क्रिप्टो के इकोसिस्टम को, ठीक है, राइट। ओके, सो एक क्वेश्चन राइट है अपने माइंड में, दैट इज कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। सो पहले ओवर ट्रेडिंग इज समथिंग जो हर ट्रेडर कभी ना कभी फेस करता है उसकी लाइफ में, ठीक है। उसने प्लान करे 3 ट्रेड, राइट, पर ट्रेड हो गए 30 या 40,
राइट। ऐसा होता है कई बार ऑप्शन के अंदर आप पोजीशन बनाते हो, कई बार स्टॉक्स में मैंने देखा है कि आप एवरेजिंग करना, राइट, और अनप्लान्ड पोजीशंस बहुत सारी ले लेना, तो दैट इज काइंड ऑफ ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, विल स्टार्ट विथ माई सेल्फ। तो बेसिकली अगर मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैं ओवर ट्रेडिंग कई बार हुआ, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, पर कई बार ऐसा हुआ कि हम पोजीशंस इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरा पूरा प्रॉफिट ही उसमें चला गया, ब्रोकरेज में, ठीक है, कि दिन में 50 ट्रेड 60 ट्रेड तो आम हो गया था चरदा के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो आपकी साइकोलॉजी सबसे पहले अफेक्ट करती है ओवर ट्रेडिंग में। तो अभी जो मेरा अप्रोच है मार्केट के लिए वो कहीं ना कहीं प्लान बेस्ड है, जिसके कारण अब ऑब्वियसली आप प्लानिंग करके आते हो। दूसरा कि डेली लॉस और आपका वीकली लॉस, वो 2 नंबर्स को मैं फिक्स रखता हूँ, जिसके कारण क्या होता है कि अगर मेरा डेली लॉस का लेवल मेरा अचीव हो गया या मेरा एक प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कितना मेरे को मिनिमम प्रॉफिट निकालना, तो फिर मैं उसके बाद ट्रेड वगैरह नहीं लेता हूँ, ठीक है, राइट। और मार्केट से डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि कई बार लोग 9 बजे स्टार्ट करते हैं, देन उनके अंदर एक ट्रेड लेने की एक जिज्ञासा पहले से ही पैदा हो जाती है मार्केट खुलते ही, कि फटाफट मैं ट्रेड लूँ, ग्रीन कैंडल बनती होगी तो बाय कर लेंगे, रेड बनेगी तो सेल कर लेंगे, गिरने वाला उठने वाला है। तो आपकी जो भी प्लानिंग होती है, कई बार मार्केट के ओपन होते ही ब्लैंक हो जाता है आपका माइंड, ठीक है, तो प्रैक्टिस से आता है, राइट। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अगर आपने प्लानिंग नहीं किया होगा प्रॉपर कि मेरे क्या लेवल्स हैं आज के लिए और मैं किस कंडीशंस में ट्रेडिंग करने वाला हूँ, ठीक है, आप अगर ब्लाइंड होके मार्केट में बैठे हो कि यहाँ ओपन हुआ तो बाय, यहाँ ऊपर हुआ तो सेल कर देंगे, और कैंडल का कलर देख के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका ओवर ट्रेडिंग होने वाला है, क्योंकि देयर इज नो प्लान, एंड जो प्लान नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे प्लान नहीं वहाँ पे अनप्लान चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका प्लान। तो विल गो टू मिलन, और मिलन कैसे ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। ओवर टू यू मिलन। सर मेरा भी पहले ऐसा सेम हाल ही था, ट्रेड लेता था तो ओवर ट्रेड हो ही जाता था। हम्म, लेकिन अभी मैं मतलब काफी कम कर दिया, दिन में 1 या 2 ट्रेड बहुत हो गए मैक्सिमम। आपने नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स कर दिए हैं कि आप इतने ट्रेड से ज़्यादा नहीं हाँ लेंगे? मैंने फिक्स कर दिया है कि मतलब है ना, मंथ में मेरे 40 से 50 हम्म, के साथ ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं ट्रेड नहीं होने चाहिए। पूरे मंथ में 50 से ज्यादा ट्रेड नहीं होने चाहिए। ओके, गुड। सो बाय फिक्सिंग नंबर ऑफ ट्रेड आपने कहीं ना कहीं अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम किया है, हम्म। ठीक है। आयुष भाई, आपने कैसे अपनी ओवर ट्रेडिंग को कम किया है, अगर आपने कभी फेस किया हो तो? सर मैंने भी पहले बहुत फेस किया है, लेकिन अभी बहुत कम कर दिया है। अभी ट्रेड भी दिन में 2 से 3 से ज्यादा नहीं मारते, और डेली लॉस की लिमिट भी सेट ही होती है, इससे नीचे नहीं जाने का। ओके, और खास करके ये फॉरेक्स में ज्यादा होता है, क्योंकि वो मार्केट 24 घंटे चालू रहता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आती है बहुत सारी। इंडियन मार्केट तो ओके, फिर भी बंद हो जाता है 3:30 बजे। ठीक है। हाँ, फॉरेक्स काफ़ी फॉरेक्स ट्रेडर है जो आ, हम लोग जब उनको ट्रेन करते हैं, ठीक है, कई लोगों को पहले तो फॉरेक्स के बारे में पता नहीं होता है, कि जब भी हम उनको बोलते हैं कि फॉरेक्स 24 घंटे चलता है तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं बोल रहे होते कि आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं उसमें, बट आप अगर जॉब करते हैं, ठीक है, 9 to 5 की आपकी जॉब है, तो आप एक यूएस सेशन को घर पे आके ट्रेड करते हैं शाम के टाइम पे, ठीक है। अगर आपको अगर लंदन सेशन ट्रेड करना है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो 12 बजे के बाद, ठीक है। आपको टोक्यो सेशन ट्रेड करना है तो 5:30 के बाद आप 5:30 से 9 के बीच में टोक्यो सेशन को ट्रेड करके भी आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम विथ इंडियन मार्केट इज कि आपका जो काम करने का स्केड्यूल है और ट्रेड करने का स्केड्यूल है वो भी सेम रहता है, ठीक है। तो उसके कारण काफ़ी लोग या तो काम को छोड़ के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, राइट, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, राइट, कि जहाँ से आपको एग्जैक्ट प्राइमरी इनकम आ रही है आप उस काम को इनका इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, जहाँ से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें फॉरेक्स के अंदर ऐसा हाँ होता है कि अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर है और उसने अगर सेशन फिक्स नहीं किया है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉरेक्स, क्योंकि 24 घंटे चालू होता है और जैसे ही फ्री पड़ता है तुरंत चार्ट ओपन करके ट्रेड करने लगेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं गैम्बलर मेंटालिटी, अगर कोई गैम्बलर है, राइट, जैसे जो जुगार खेलता है या गैम्बलिंग करता है तो उसके लिए जैसे ही शटर खुलेगा तो जुगार पे बैट लगाने चला जाएगा,
ठीक है, उस मेंटालिटी से अगर कोई ट्रेडिंग करता है तो फिर वो तो उसको रोकना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो सुजीत भाई, ओवर ट्रेडिंग पहले तो आपने फेस करी होगी, राइट? तो आपने क्या चेंजेस लाए आपकी ट्रेडिंग में जिसके कारण आज आप उस चीज को अवॉइड कर पा रहे हैं? मैं तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी में जब ट्रेड करता था तभी भी ओवर ट्रेडिंग होती थी। उसके बाद फॉरेक्स ज्वाइन किया, उसमें भी ओवर ट्रेडिंग कर रहा था। बट आपने जैसे बताया कि बहुत सारी चीजें आपने सिखाई कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। फिर बाद में लेवल देख के ही हम अभी ट्रेड लेते हैं। चार्ट खुला होगा तो भी ट्रेड नहीं लेंगे। अच्छा, ट्रेडर जनरल रूल्स ही है कि ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। सो बढ़िया, हमने आपके अंदर ये चेंजेस लाए तो कहीं ना कहीं आपने हमें मौका दिया वो चेंजेस लाने का। ठीक है, राइट। सो कल बड़ा दिन है, ठीक है, इंडियन मार्केट के लिए बड़ा दिन मैं इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, कि इंडिया यहाँ से 5 साल क्या करने वाला है। ठीक है, आपने अगर 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट का पहला 5 साल देखा होगा तो पहले 5 साल में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करी। ठीक है, दे वर वेरी वेरी एग्रेसिव कि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी प्लानिंग एकदम स्पीड में कर दिया, स्टार्ट करना। ठीक है, राइट। सेकेंड टर्म आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करी थी उनको 70, 80, 90% एग्जीक्यूशन लेवल तक लेके गए वो लोग। ठीक है, और जो लास्ट टर्म जो आने वाला है, ये 5 साल का लास्ट टर्म तो नहीं बोल सकते उसको, बट जो आई थिंक मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये लास्ट टर्म हो सकता है। और ये 5 साल के अंदर हम जो रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं, वो जो 2014 की प्लानिंग थी, वो सबके रिजल्ट हमें इस 5 साल के अंदर दिखने वाले हैं। ठीक है, सो मेजर प्रॉब्लम वही था मार्केट को कि अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आती है तो ये प्रोजेक्ट को इतना इफेक्ट नहीं आता, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन लेवल पे प्रॉब्लम पड़ता है। ठीक है, और ये जो पूरा हमारा विपक्ष है और जो गठबंधन की सरकार है जिसको ये लोग इंडिया अलायंस बोलते हैं, इसमें इतनी पार्टियां एक दूसरे से साथ जुड़ी हुई है ना कि उनके अगर साथ में आने से भी वो लोग खुद एक रूम में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, राइट? वो खुद ही अंदर इतना झगड़ा करते हैं, राइट? तो वो एक प्रॉपर फ्रूटफुल अलायंस है ही नहीं। ठीक है, कि सेम कांग्रेस आपको पंजाब में गाली दे रही है और नेशनल इलेक्शन में कांग्रेस आपके साथ में चल रही है। ठीक है, सेम कांग्रेस आपके अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ती है दिल्ली के अंदर, और वही उनके साथ गठबंधन में नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ लाइक कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो सारे बीजेपी एनिमीज इकट्ठे होके एक अलायंस बना ली, बट उनके पास जीतने के बाद कोई विजन नहीं है। ठीक है, तो मेजर रीजन इज दैट। ठीक है, आज एक कहानी, ठीक है, सो इज देयर एनीथिंग, एक स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रेडर की स्टोरी आपने देखी हो, राइट? किसी ट्रेडर को आप फॉलो करते हो, राइट? एक ऐसी स्टोरी जो कहीं ना कहीं एक ट्रेडर को हेल्प करे। ठीक है, सो ऐसी कोई कहानी, मिलन, क्या आपके पास कुछ है कि जिससे कि किसी पर्सनालिटी को आप फॉलो करते हो, ठीक है, कोई ट्रेडर जिसको आप ट्रेडिंग में आने के बाद फॉलो करना स्टार्ट किया और उससे काफी आपको सीखे मिला, ऐसा पर्सनालिटी कोई हाँ सर। जिसको शेयर करना हाँ चाहिए? सर, एक ट्रेडर ऐसा था जब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था, तब उसके बारे में मैंने मतलब काफी पढ़ा था। इसका नाम हाँ, था जेसी लिवरमोर करके, अमेरिकन ओके, स्टॉक ब्रोकर है। हाँ, स्टॉक ट्रेडर है वो। काफी टाइम से मतलब उसने अपनी जर्नी बहुत लंबी चलाई है। वो काफी कम यंग एज में उसने अपना करियर स्टॉक मार्केट में ही चालू कर दिया था, ओके, और उसने 1914 में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, काफी हिस्ट्री। जेसी लिवरमोर का नाम लिए बिना आई थिंक स्टॉक मार्केट हाँ, को उसके डिस्कस बिना करना, स्टॉक मार्केट में काम करना ठीक भी है, मुश्किल। तो काफी सारी उनकी फिलोसॉफी, काफी सारी चीजें जो उन्होंने बताई हमें, ठीक है, जिनके ऊपर आज भी हम काम करते हैं। ठीक है, जो भी काफी मतलब स्टॉक मार्केट में अगर 1-2 साल से 3 साल से काम कर रहा है तो उसने उसके बारे में सुना ही होगा। बढ़िया। भावेश भाई, एक स्टोरी पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी एक ट्रेडर की। ठीक है, आप तीनों लोगों से और जो भी हमारी ऑडियंस है, ठीक है,
जो स्टोरी मेरे पर्सनल, मतलब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक बुक में पढ़ता था, क्वाइट, ठीक है। सो बेसिकली 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एंड देन समवॉट मुझे लगता था कि मैं इंट्रोवर्जन की तरफ ज़्यादा हूँ, ठीक है, कि जो इंट्रोवर्ट के अंदर जो टेंडेंसीज होती हैं वो सारी टेंडेंसीज मेरे अंदर है। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, क्वाइट। तो उस क्वाइट के अंदर एक चीज़ बहुत इजीली मेंशन थी कि द पर्सन, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और जो पर्सन थोड़े काम एंड कंपोज होते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट या फाइनेंस की दुनिया में बहुत अच्छा करते हैं। सो उसके बाद थोड़ी मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ी, राइट, कि ऐसा क्या रीज़न है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं एक ट्रेडर के बारे में बताऊंगा जो इंडियन ट्रेडर है, ठीक है, नाम आप खुद सर्च कर लेना उसका, राइट, कि एक इंडियन ट्रेडर लंदन में बैठ के ट्रेडिंग करता है, राइट, और मार्केट को क्रैश कर देता है। उस ट्रेडर की जो पर्सनालिटी थी, वो अपने रूम से घंटों तक बाहर नहीं आता था, राइट, और एकदम मतलब अपने अंदर ही रहने वाला, कम फ्रेंड सर्कल बिल्कुल नहीं, ठीक है। घूमने फिरने का या बाहर का, मतलब एक आउटवर्ड इंसान होता है ना, वैसा 0% था उसका। वो जो भी एक्टिविटी, और उसकी इस पर्सनालिटी का ट्रेडिंग उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेडिंग में उसको कोई दूसरा, जैसे कोई जॉब भी करता है कोई फील्ड में, तो उसको दूसरे लोगों से एंगेज होना पड़ता है, ठीक है, उसको सोशलाइज करना पड़ता है। बट ट्रेडिंग के कारण उसको एक ऐसा मार्केट मिला जिसके अंदर उसको ये सब एक्टिविटी नहीं करनी थी और फोकस से अपनी स्किल से उसमें स्केल कर सकता था, ठीक है। तो वो एक इंडियन ट्रेडर है, आप उसको सर्च करिए, और उसने जो मार्केट है उसको क्रैश कर दिया था बिकॉज ऑफ HFT। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करता था और एक एक दिन में मिलियंस ऑफ डॉलर की पोजीशन बनाने लगा था वो, ठीक है। ही स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रेड रूम। एक ट्रेड रूम में वो, इंडिया में ऐसा नहीं है, बट आप अगर लंदन जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट ट्रेड रूम्स होती हैं, जहाँ पे आप एक बेसिक फीस पे करते हो, उस फीस में आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट मिलता है। तो ट्रेड रूम के अंदर जब उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो उस ट्रेड रूम का सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर था कम टाइम फ्रेम में, ठीक है। और वहाँ से थोड़ा उसको डिस्टर्बेंस होने लगा, क्योंकि बाकी ट्रेडर जो थे वो कहीं ना कहीं उससे सीखना चाहते थे, उससे गाइड लेना चाहते थे। तो फिर उसने ट्रेड रूम छोड़ दी और उसको अपने घर के रूम में एक पूरा ट्रेडिंग सेटअप बना के वहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और उतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम उसका हो गया कि उसने एक मार्केट को क्रैश कर दिया, ठीक है। उसके बाद उनको जेल भी हुई, ठीक है। तो उस ट्रेडर के बारे में सर्च करिए और आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगा। सेकंड चीज़, एक जापानीज ट्रेडर था जिसने एक दिन में लगभग स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, और सिंगल ट्रेड में, ठीक है। उसके बारे में स्टडी करो, सेम पर्सनालिटी है, राइट, ज़्यादा आउटवर्ड नहीं है, राइट, और सेम सेटअप घर के रूम में, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर, और इतने बड़े बड़े ट्रेड पोजीशन और इतने बड़ा बड़ा सक्सेस उनको मिला है, ठीक है। तो मेरे मानना ऐसा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो किसी न किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनी होती है, ठीक है। और एक फिक्स पर्सनालिटी टाइप के लोग ट्रेडिंग में अच्छा करते हैं, राइट। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपनी पर्सनालिटी को उस हिसाब से ढाल देते हो जो रिक्वायरमेंट यहाँ होती है, या फिर आप नहीं ढालते तो आप हमेशा ट्रेडिंग में स्ट्रगल करते हो एज ए ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडिंग एक फिक्स काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस पर्टिकुलर टेंडेंसी के इंसान होने चाहिए, तो ही आप ट्रेडिंग को एज अ अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो, ठीक है, राइट। तीसरा कि आप जो हमारा कल का पॉडकास्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम लाइव जो आपका पोल रिजल्ट है उसको डिस्कस करेंगे हम कल के दिन में, ठीक है। और जेसी लिवरमोर, जैसे मिलन भाई ने बोला, तो जेसी लिवरमोर से 5 चीज़ें हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है। सो हम उसको डिस्कस करेंगे, जेसी लिवरमोर के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनसे क्या 5 चीज़ें हमने सीखनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें अपने ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल को ये चीज़ करना है, और कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।